ठीक है। आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध। आपने इस पुस्तक के अध्याय में से आपने इस पुस्तक के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा यह सीखी है कि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है, रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है, जो निष्ठापूर्वक इस पर छोड़ी गई हर छाप को दोबारा उत्पन्न कर देता है। यह भी एक कारण है कि यह नियम दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में इतना महत्वपूर्ण है। आप दूसरों के लिए जैसा सोचते हो आप उनके साथ वैसा ही, आप अपने लिए जैसा सोच चाहते हो उनके साथ वैसा ही करें। इस सबक के बाहरी और आंतरिक अर्थ दोनों हैं। आंतरिक अर्थ आपके चेतन अवचेतन मन से संबंधित है। इस पवित्र संदेश के अनुसार आप जैसा चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचें, वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। आप जैसा चाहते हो कि लोग आपके बारे में महसूस करें, वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। आप जैसा चाहते हो कि लोग आपके प्रति काम करें, आप वैसा ही उनके प्रति काम करें। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप एक ऑफिस में किसी के प्रति नम्र और शालीन हो, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में आलोचनात्मक और द्वेषपूर्ण विचार सोचते हो। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी हैं। ये जहर की तरह हैं। आप जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, वह आपकी स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना कम कर देती है। जब ये नकारात्मक विचार और भाव आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, तो वे आपके जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें और रोग उत्पन्न कर देते हैं। दूसरों के साथ सुखद संबंधों की सफल कुंजी। मूल्यांकन नहीं करें ताकि आपका मूल्यांकन नहीं किया जाए, क्योंकि जैसा मूल्यांकन आप करते हैं वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा, और जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं उसी पैमाने पर आपका मूल्यांकन होगा। दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंधों की कुंजी इन पंक्तियों के करीबी अध्ययन और उनमें छिपी सच्चाई पर अमल करना है। मूल्यांकन करने का अर्थ सोचना और किसी मानसिक फैसले या निष्कर्ष पर पहुंचना। दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार है वह आपका है, क्योंकि आप ही उसे सोच रहे हैं। आपके विचार रचनात्मक हैं, इसलिए आप सामने वाले के बारे में जो सोचते हैं और महसूस कर रहे हैं उसे दरअसल अपने अनुभव में उतार रहे हैं। जो सुझाव आप किसी दूसरे को देते हैं वह आप खुद को भी देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क एक ही रचनात्मक साधन है।
इसलिए आप सामने वाले के बारे में जो सोच महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ गया। इसलिए यह कहा गया है कि जैसा मूल्यांकन करेंगे, आप जैसा मूल्यांकन करेंगे आपका वैसा ही मूल्यांकन होगा। इसका यह मतलब है कि दूसरों पर पैमाने और मापदंड लागू करके आप अपने अवचेतन मन में उन मापदंड और पैमाने को उतार रहे हैं जिन पर आप पर लागू होंगे। जब आप इन नियमों को जान जाते हैं और यह समझ लेते हैं कि आपका अवचेतन मन किस तरह काम करता है, तो फिर आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने और काम करने में हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही कर्म, भाव और विचार की स्थिति बना रहे हैं। जिस पैमाने से आप मूल्यांकन करेंगे, उसी से आपका मूल्यांकन होगा। आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं, वह उसी पैमाने से आपकी ओर लौटेगी, और जो आप बुराई करते हैं, वही आपके मस्तिष्क के नियम के अनुरूप आपकी ओर लौटेगी। अगर कोई किसी को धोखा देता है, तो दरअसल वह खुद को धोखा दे रहा है। उसका अपराध बोध और नुकसान का भाव अनंत किसी न किसी समय नुकसान को उसकी ओर आकर्षित करेगा। उसका अवचेतन उसके मानसिक काम का रिकॉर्ड रखता है और मानसिक इरादे या प्रेरणा के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन निष्पक्ष और अपरिवर्तनीय है। यह ना तो व्यक्तियों में भेद करता है, ना किसी तरह के धार्मिक पंथ या संस्था में। यह ना तो दयालु है, ना प्रतिशोधात्मक। आप दूसरों के बारे में जिस तरीके से सोचते हैं, महसूस करते हैं, काम करते हैं, वही अनंत आपकी ओर लौटता है। अखबार के लेखों ने उसे बीमार कर दिया। अब आप खुद पर नजर डालें। लोग और स्थितियों और परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया गौर करें। बाद के अध्ययन के लिए उन्हें किसी नोटबुक पर लिख लें। आप दिन की घटनाओं और खबरों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सभी लोग गलत हैं और सिर्फ आप ही सही हैं। अगर खबर आपको विचलित करती है, तो यह आपकी कमी है, क्योंकि उसके नकारात्मक भाव से आप में शांति और सद्भाव छीन लिए। एक महिला ने मुझसे अपने पति के मामले में मदद लेने आई। उसने बताया कि अखबार के कुछ कॉलमिस्ट के लेख पढ़ने पर वह भन्ना जाता है। महिला ने कहा, गुस्से और उत्तेजना के दबाव की यह सतत प्रतिक्रिया उसके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरी है। डॉक्टर ने उससे कह दिया है कि उसे भावनात्मक परिवर्तन करके अपने तनाव को कम करने का कोई तरीका खोजना चाहिए। मैंने उस व्यक्ति को बुलाकर समझाया कि उसका मस्तिष्क किस तरह काम करता है। वह समझ गया कि अखबार में छपे लेख पर गुस्सा होना भावनात्मक अपरिपक्वता का सूचक था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका गुस्सा उसके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। उसे यह एहसास होने लगा कि उसे लेखक को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, भले ही वह उससे राजनीतिक, धार्मिक या किसी अन्य तरीके से असहमत हो। इसी तरह के लेखक को उसे यह स्वतंत्रता देनी चाहिए कि अखबार के पत्र लिखकर उसकी प्रकाशित टिप्पणियों से असहमति व्यक्त कर दे। उसने सीखा कि वह नाराज हुए बिना असहमत हो सकता है। उसे यह सरल सच्चाई पता चल गई, और दूसरों के कुछ कहने या करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बजाय दूसरों के कहने या करने पर उसकी अपनी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इस स्पष्टीकरण से उस आदमी के इलाज में मदद मिली। थोड़े अभ्यास के बाद उसने अपने स्वभाव के आवेश पर काबू पा लिया। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि आखिरकार उसने लेखकों की बात पर हंसना सीख लिया। उसने अपनी प्रबल प्रतिक्रिया पर हंसना सीख लिया। आप अखबार के लेखों में उसे विचलित करने, चिढ़ाने या परेशान करने की शक्ति नहीं रही। अब उसके बढ़े हुए भावनात्मक संतुलन और शांति के कारण उसका ब्लड प्रेशर काबू में है। मुझे औरतों से नफरत है, लेकिन पुरुष पसंद है। सिंथिया आर एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी। वह मेरे पास इसलिए आई क्योंकि
उसके मन में अपने ऑफिस के कुछ महिलाओं के प्रति बहुत कड़वाहट भरी थी। उसे यकीन था कि वे उसके बारे में गपशप करती थीं और झूठी अफवाह फैलाती थीं। जब मैंने उससे पूछा, उसने स्वीकार किया कि उसके महिला के साथ संबंध में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उसने कहा कि मुझे औरतों से नफरत है, लेकिन पुरुष पसंद है। जब मैंने उससे आगे की बातचीत की तो मुझे पता चला कि सिंथिया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बहुत दम्भी, अक्खड़ और चिड़चिड़ी आवाज़ में बोलती थी। उसके बोलने के लहजे में घमंड झलकता था और मैं समझ गया कि उसके अंदाज से कुछ लोग क्यों चिढ़ते हैं। हालांकि उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि उसके साथ काम करने वाली औरतों को उसकी समस्या बढ़ाने में मज़ा आता था। अगर आपके ऑफिस या फैक्ट्री के सभी लोगों से आपको चिढ़ होती है, तो यह संभव नहीं है कि यह चिढ़ या परेशानी आपके ही किसी अवचेतन पैटर्न या मानसिक विचार से उत्पन्न हो रही हो। हम सभी जानते हैं, अगर आप कुत्तों से नफरत करते हो या डरते हो या खूंखार प्रतिक्रिया करेगा। दरअसल जानवर आपके अवचेतन कंपनों को भाप लेते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि इस मामले में इंसान भी कुत्ते, बिल्लियों और अन्य प्राणियों जितने संवेदनशील होते हैं? औरतों से नफरत करने वाली इस महिला को मैंने प्रार्थना की एक प्रक्रिया सुझाई। मैंने उसे बताया कि जब वह खुद को आध्यात्मिक मूल्यों से भर लेगी और जीवन की सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा करने लगेगी, तो औरतों के प्रति उसकी नफरत पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसके साथ ही उसकी आवाज़ में घमंड का पुट भी चला जाएगा, जिसके जरिए उसकी नफरत औरतों तक पहुंची थी। वह यह जानकर हैरान थी कि हमारी भावनाएं बोलने, कामों, लिखने और जीवन के बाकी पहलुओं में दिख जाती हैं। हमारी बातचीत के बाद सिंथिया ने अपने द्वेषपूर्ण और गुस्सेलपूर्ण व्यवहार को खत्म कर दिया। उसने प्रार्थना की आदत डाल दी। अब वह हर दिन सुनियोजित तरीके से और लगातार अपने ऑफिस में इसका अभ्यास करती थी। उसने इस प्रार्थना का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। मैं प्रेम, शांति और आराम से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। अब मैं उन सभी के प्रति प्रेम, शांति, सहिष्णुता और दयालुता प्रसारित करती हूँ जो मेरी आलोचना करते हैं और मेरे बारे में गपशप करते हैं। मैंने अपने विचारों को सबके प्रति सद्भावना, शांति और सद्भाव पर स्थिर कर लिया है। जब भी मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वाली होती हूँ, तो उससे गहनता से कहती हूँ कि मैं अपने भीतर के सद्भाव, सेहत, शांति के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। रचनात्मक ज्ञान सभी चीज़ें मेरे नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। प्रार्थना के इस अभ्यास से उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने पाया कि उसके ऑफिस में आलोचना और चिढ़ का माहौल धीरे-धीरे गायब हो गया। उसके साथ काम करने वाली महिलाएं जीवन यात्रा में उसकी साथी और सहेलियां बन गई। उसने ये सच्चाई जान ली कि हमारे पास दोष देने और बदलने के लिए हमारे सिवा कोई नहीं है। उसकी आंतरिक भाषा ने उसका प्रमोशन रोक दिया। एक दिन जिम एस नामक सेल्समैन मुझसे मिलने आया। वह अपने सेल्स मैनेजर के कारण बहुत परेशान और बहुत बुरी तरह विचलित था। जिम 10 साल से कंपनी में था, लेकिन उसे कभी प्रमोशन या प्रशंसा नहीं मिली थी। उसने मुझे अपनी बिक्री के आंकड़े दिखाए। मैं आसानी से देख सकता था कि वे उस इलाके के अन्य सेल्समैनों के आंकड़े से अच्छे थे। उसका स्पष्टीकरण यह था कि सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता। उसका दावा था कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है। सम्मेलनों में मैनेजर उसके सुझावों की खिल्लियाँ उड़ाता है और कई बार तो अपमानजनक व्यवहार भी करता था। जिम की स्थिति का विस्तार से बात करने के बाद मैंने उसे सुझाव दिया कि इसका कारण काफ़ी हद तक उसके भीतर था। मैनेजर के प्रति उसके विचार और विश्वास के कारण ही वह अधिकारी इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा था। हम दूसरों के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करेंगे, हम पर भी उसी पैमाने का प्रयोग किया जाएगा।
सेल्स मैनेजर के प्रति जिम का मानसिक पैमाना या अवधारणा यह थी कि वह उत्साह, पूर्वाग्रहग्रस्त और विरोधी था। जिम के मन में उसके प्रति कटुता और शत्रुता भरी थी। ऑफिस जाते समय वह रास्ते पर मन ही मन जो विचार सोचता था, उसमें सेल्स मैनेजर की आलोचना, मानसिक बहस, आरोप और निंदा भरी रहती थी। जिम मानसिक रूप से जो भी देता था, अनिवार्य रूप से उसे वही मिलता था। हमारी बातचीत खत्म होने तक जिम को एहसास हो गया कि उसकी अंदरूनी भाषा बहुत विनाशकारी थी। उसके खामोश विचारों और उसके भावों की शक्ति तथा गहनता से, जिनमें वह सेल्स मैनेजर की मानसिक निंदा और बुराई करता था, उसके अवचेतन मन तक पहुंच गई थी। इसी कारण उसने अपने बॉस की नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी। इसके अलावा अन्य व्यक्तिगत, शारीरिक और भावनात्मक विकृतियां भी उत्पन्न होती थी। मेरे आग्रह पर जिम नीचे दी गई प्रार्थना को बार बार दोहराने लगा। मैं ही ब्रह्मांड का एकमात्र चिंतक हूँ। मैं ही इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ कि मैं अपने बॉस के बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे सेल्स मैनेजर उस तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है जिससे मैं उनके बारे में सोचता हूँ। मैं किसी व्यक्ति, स्थान या चीज़ को मुझे चिढ़ाने या विचलित करने की शक्ति नहीं देता हूँ। मैं अपने बॉस के लिए सेहत, सफलता, मानसिक शांति और खुशी की कामना करता हूँ। मैं सच्चे दिल से उनका भला चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि सभी मामलों में उन्हें दैवीय मार्गदर्शन मिलेगा। जिससे उसने ये प्रार्थना धीरे से, शांति से और भावना से दोहराई। वह जानता था कि उसका मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है और वह उस बगीचे में जो भी बोता है, उसे उसी तरह का फल मिलेंगे। मैंने उसे सोने से पहले मानसिक तस्वीर बनाना भी सिखाया। उसने कल्पना की कि उसके बॉस अच्छे कामों पर उसे बधाई दे रहे थे, उत्साह से उसकी प्रशंसा कर रहे थे और यह टिप्पणी कर रहे थे कि ग्राहक उसकी कितनी तारीफ करते हैं। उसने इस कल्पना में वास्तविक रंग भरे। उसने बॉस के हाथ की पकड़ महसूस की, उनकी आवाज़ का विशेष अंदाज सुना और उनकी मुस्कुराहट देखी। उसने सर्वश्रेष्ठ नाट्यकरण करके एक सच्ची मानसिक फिल्म बना ली। हर रात वह इस मानसिक फिल्म को देखता और जानता था कि उसका अवचेतन मन ही वह ग्रहणशील माध्यम है जिस पर उसकी अवचेतन मन की कल्पना प्रभाव छोड़ेगी। इस प्रक्रिया से जिसे हम मानसिक और आध्यात्मिक प्रसारण मान सकते हैं, उसके अवचेतन मन पर धीरे धीरे असर हुआ। इसकी अभिव्यक्ति अपने आप सामने आई। जिम के सेल्स मैनेजर ने उसे सैन फ्रांसिस्को को फ़ोन करके बधाई दी और डिवीजन के सेल्स मैनेजर पद का प्रमोशन दिया। इससे उसकी जिम्मेदारियां और तनख्वाह काफ़ी बढ़ गई। जब जिम ने बॉस के बारे में अपनी अवधारणा और आकलन को बदल लिया, तो उसके अवचेतन मन ने यह सुनिश्चित किया कि उसका बॉस उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करे। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनना। कोई दूसरा चाहे जो कहे, आपको तब तब तक सचमुच नहीं चिढ़ा सकता जब तक आप उसे विचलित करने की अनुमति नहीं दें। दूसरा व्यक्ति आपको एक ही तरीके से विचलित कर सकता है और वह है आपके अपने विचार द्वारा। अगर आप गुस्सा होते हैं तो आपको 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या कहा गया, आप गुस्सा होने और गुस्सा का भाव पैदा करने का फैसला करते हैं, फिर आप काम करने का फैसला करते हैं। शायद आप पलट कर जवाब देते हैं या उसी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। विचार, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया आपके अपने मस्तिष्क में होती है। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब है आप स्वाभाविक लेकिन बचकानी प्रवृत्तियों से परे हो जाएं। इसका मतलब आप दूसरों की आलोचना और द्वेष की नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करें। कोई भी अपनी आलोचना या अपमान को पसंद नहीं करता। बहरहाल, हम में यह चुनने की क्षमता होती है कि हम घटना पर कैसी प्रतिक्रिया करें। परिपक्व चुनाव नकारात्मक प्रतिक्रिया करने से बचना है। नकारात्मक प्रतिक्रिया करने का मतलब घटिया आलोचना के स्तर तक उतरना और सामने वाले के नकारात्मक माहौल में पहुंचना। जीवन में अपने लक्ष्य याद रखें। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु को यह अनुमति नहीं दें कि वह आपको शांति और सेहत के आंतरिक एहसास से दूर कर दे। सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ। मनोविश्लेषक के संस्थापक और मनोविज्ञान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था, अगर आपके व्यक्तित्व में प्रेम नहीं हो तो आप बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। प्रेम में दूसरे व्यक्ति की मौजूद
देवियांश के लिए समझ, सद्भावना और सम्मान शामिल है। आप जितना ज़्यादा प्रेम और सद्भावना प्रवाहित करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास लौट कर आएगा। अगर आप किसी के अहं को चकनाचूर कर देते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, तो आप उसकी सद्भावना नहीं पा सकते। यह जान लें, हर व्यक्ति चाहता है कि उससे प्रेम किया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए। हर व्यक्ति को दुनिया में महत्वपूर्ण समझे जाने की जरूरत होती है। एहसास रखें कि सामने वाला व्यक्ति आपके सच्चे महत्व के बारे में सजग है। आप की तरह ही वह भी महसूस करता है कि सभी लोगों में मौजूद जीवन सिद्धांत के भी व्यक्ति के कारण उसकी गरिमा है। जब आप इसे सचेतन रूप से करते हैं, तो आप सामने वाले को सशक्त करते हैं, और आपके प्रेम और सद्भावना वह आपके प्रेम तथा सद्भावना को लौटाता है। वह दर्शकों से नफरत करती थी। मैरी सी हमेशा अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी। उसने कॉलेज में थिएटर का प्रशिक्षण लिया और फिर उसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय थिएटर कंपनी में काम मिल गया। वह एक देश के अपरिचित हिस्से में पहुंच गई। पहली बार जब उसने नाटक में अभिनय किया, तो दर्शकों ने उसकी खिल्ली उड़ाई और निराशा और गुस्से में उसने मान लिया कि उस इलाके के लोग मूर्ख, अज्ञानी और पिछड़े हुए थे। वह उन सबसे नफरत करने लगी। कई दुखद अनुभव के बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया। वह उस पुराने इलाके में लौट आई जहाँ वो पली बड़ी थी। उसने थिएटर छोड़ के वेटर का काम शुरू कर दिया। एक दिन एक मित्र उसे न्यूयॉर्क सिटी में टाउन हॉल में एक लेक्चर सुनवाने ले आया। विषय था, अपने साथ अच्छे कैसे रहें। इस भाषण ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वह जान गई कि उसने क्षेत्रीय कंपनी के शुरुआती अनुभव के में अति प्रतिक्रिया कर दी। उसने खुद के सामने स्वीकार किया कि उसका पहला नाटक अच्छा नहीं था, और नहीं होने के कारण शायद वह अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। दोष श्रोताओं का नहीं था, बल्कि उस तरीके का था जिससे उसने उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकार किया, और उसने उनकी नकारात्मक ऊर्जा को उनकी ओर वापस भेज दिया। मैरी ने मंच पर लौटने और अभिनेत्री बनने का अपना सपना साकार करने का फैसला किया। वह सच्चे मन से दर्शकों और अपने लिए प्रार्थना करती रही। उसने हर रात मंच पर जाने से पहले प्रेम और सद्भावना उड़ेली। उसने यह दावा करने की आदत डाली कि ईश्वर की शांति सभी मौजूद लोगों के हृदय में प्रवाहित हो रही है, और वे प्रेरित हो चुके हैं। हर मंचन में वह दर्शक की ओर प्रेम के विचार प्रवाहित करती। आज थिएटर में वह महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुकी है। वह अपनी सद्भावना और आत्मसम्मान दूसरों की ओर संप्रेषित करती है, और वे भी ऐसा जवाब देते हैं। मुश्किल लोगों को संभालना। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में कुछ लोग मुश्किल होते हैं। वे ऐंठे हुए और मानसिक रूप से विकृत होते हैं। वे गलत तरीके से कंडीशन्ड होते हैं। कई मानसिक अपराधी हैं जो विवादशील, असहयोगी, झगड़ालू, दूरदर्शी और जीवन के बदनाम दाग बन चुके हैं। वे मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हैं। उनके मस्तिष्क विकृत और बेडौल हो गए हैं, शायद अतीत से मिले अनुभव के कारण। अगर ऐसे किसी व्यक्ति से आपका पाला पड़े तो आप क्या करें? प्रलोभन यह है कि आप उसकी नकारात्मक ऊर्जा को नापसंदगी के रूप में उसकी ओर लौटा दें। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पहले उसकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर उतारना होगा और सारे बुरे प्रभाव को ग्रहण करना होगा। इसके बजाय बुराई के बदले भलाई देने की कोशिश करें। इससे एक ढाल बनती है जो उनके लिए मुश्किल और अप्रिय नजरिए से
आप पर प्रभाव नहीं पड़ने देती। आप करुणा और समझ के भाव से उन्हें बदलने की प्रक्रिया को गतिमान करते हैं। दुखी लोग साथ पसंद करते हैं। नफरत, कुंठा और विकृति से भरा असामान्य व्यक्ति असीमित बुद्धिमत्ता के तालमेल में नहीं होता। यह व्यक्ति शांत, खुश और सुखी लोगों से द्वेष करता है। आमतौर पर वह उन्हीं की आलोचना करता है, निंदा करता है और बुराई करता है जो उसके प्रति बहुत अच्छे और दयालु होते हैं। उसका नजरिया यह होता है कि जब मैं इतनी दुखी तो वह इतने खुश क्यों हैं। वह उन्हें नीचे घसीटकर अपने स्तर तक लाना चाहता है। पुरानी कहावत अब भी सच है, दुखी लोग साथ पसंद करते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि आप अविचलित, शांत और उदासीन रह सकते हैं। ब्रूस ली नामक एक आदमी ने लंदन में मेरे भाषण सुने। उसने इसके बारे में अपना अनुभव बताया कि वह एक स्वैच्छिक संगठन में सक्रिय हो गया था जो आसपास के इलाके को सुंदर बनाने को लेकर चिंतित था। अधिकतर स्वयंसेवक बगीचे लगाने, खराब इलाके को साफ करने और खंडर इमारतों को सुधारने में काम करने में सचमुच रुचि लेते थे। बहरहाल एक व्यक्ति दूसरों के हर प्रस्ताव का विरोध करता था। यही नहीं, वह लगातार दूसरों के उद्देश्यों पर हमला करता रहता था। वह समूह की बैठकों को इतनी अप्रिय बना देता था कि उसके सदस्यों की संख्या घटने लगी। कुछ अन्य सदस्य ब्रूस के पास आए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे मिलकर उस चिड़चिड़े व्यक्ति को संगठन से निकाल देंगे। वह उनके साथ इस योजना में शामिल होने ही वाला था, तभी उसे एहसास हुआ कि ऐसा करने तो उस व्यक्ति के भीतर के खराब नजरिए को बढ़ाना होगा। इसके बजाय वह कल्पना करने लगा कि वह व्यक्ति समूह का खुशनुमा सहयोगी सदस्य बन रहा है। हर मीटिंग से पहले ब्रूस एक कोने में जाकर दोहराता, मैं अपने भीतर सद्भाव, शांति के सिद्धांत के सच्चे सामंजस्य में सोचता, बोलता और काम करता हूँ। हमारे संगठन के सदस्य दैवीय विधान में दयालुता और उद्देश्य के साथ काम करते हैं। कोई मतभेद, कोई अप्रियता नहीं है। रचनात्मक ज्ञान हम सभी के कार्यों के नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन दे रहा है। जिस आदमी ने इतनी सारी मुश्किलें पैदा की थी, उसने कुछ सप्ताह बाद एक प्रस्ताव रखा। उसने इसे इतने अच्छे सहयोगी ढंग से रखा कि उसे पूरे संगठन की सहमति मिल गई। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो पहले उसे बाहर निकालना चाहते थे। मानवीय संबंधों में परानुभूति का अभ्यास। एलिस ओ नामक एक युवती हाल ही में मुझसे मिलने आई। उसने बताया कि काफ़ी लंबे समय से ऑफिस की युवती से उसे नफरत थी। इसका कारण यह था कि दूसरी व्यक्ति उससे सुंदर, उससे खुश और समृद्ध थी। एलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा कि जब दूसरी युवती की सगाई कंपनी के सीईओ से हो गई, जिसे एलिस काफ़ी समय से चाहती थी। एलिस जिस युवती को नापसंद करती थी, वह शादी के एक दिन बाद अपनी बेटी के साथ ऑफिस आई, जो पिछली शादी से हुई थी। एलिस को पता नहीं था कि उस युवती की लड़की भी थी या वह पहले से शादीशुदा थी। जन्मजात समस्या के कारण उस युवती की लड़की के पैरों में स्टील की प्लेटें थीं। एलिस ने सुना कि वह लड़की अपनी माँ से कह रही है कि मम्मी, क्या यही मेरे नए डैडी भी काम करते हैं? मैं इस जगह से प्यार करती हूँ क्योंकि यह उन लोगों से बड़ी है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। मेरे दिल में अचानक उस छोटी लड़की पर आ गया। एलिस ने मुझे बताया कि मैं जानती थी कि वह कितनी खुशी महसूस कर रही होगी। मुझे एक झलक दिखी कि यह युवती इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इतनी खुश थी, इनके बारे में मैं जानती भी नहीं थी। अचानक मैंने उसके प्रति प्रेम महसूस किया। मैं उसके ऑफिस में गई और उसे बधाई देते हुए उसकी खुशी की कामना की। मैंने ये दिल से किया। उस पल में एलिस ने मैं अनुभव किया
जो मनोवैज्ञानिक परानुभूति कहते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक परानुभूति कहते हैं। यह सहानुभूति नहीं है जिससे हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। यह इससे बढ़कर है। इसका मतलब है कि काल्पनिक रूप से हम खुद को दूसरे व्यक्ति के मानसिक नजरिए और अवस्थाओं में रखना। जब एलिस ने अपने मानसिक मूड या दिल को दूसरी युवती की जगह रखा तो ऐसा लगा कि वह दूसरी औरतों की तरह सोचने लगी है। वह दूसरी औरतों की तरह महसूस कर रही थी और उस बच्ची की तरह भी, क्योंकि उसने खुद को बच्ची की जगह रख लिया था। जब भी आपके मन में किसी को चोट पहुंचाने या उसके बारे में बुरा सोचने की इच्छा हो तो खुद को मानसिक रूप से किसी महापुरुष के मस्तिष्क में रखें और धार्मिक नियम कायदों के दृष्टिकोण से सोचें। अगर आप ईर्ष्यालु, जलनखोर और गुस्सा हो तो खुद को देवदत्त से ओतप्रोत किसी महापुरुष के मस्तिष्क में रखें और उस दृष्टिकोण से सोचें। तब आप इन शब्दों की सच्चाई महसूस करेंगे और एक दूसरे से प्रेम करो। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। कभी भी लोगों को इस बात की अनुमति नहीं दें कि वो आपका फायदा उठाएं और अपने व्यवहार के तमाशे, रोने के नाटक या भावनात्मक ब्लैकमेल के अन्य रूपों से आपकी बात मनवाएं। ये लोग तानाशाह हैं जो आपको गुलाम बनाने और आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। दृढ़ लेकिन दयालु रहें, झुकने से इनकार कर दें। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। उनके अपराध को स्वार्थ और अधिकारवादिता में योगदान देने से इनकार कर दें। याद रखें, सिर्फ सही काम करें। आप जहां अपने आदर्श को पूरा करने और साथ साथ सच्चाइयों तथा जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति ईमानदार रहने के लिए आए हैं। जीवन में किसी को भी अपने जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य से भटकने की शक्ति नहीं दें। जो आपकी छिपी हुई प्रतिभा को दुनिया के सामने व्यक्त करने, मानवता की सेवा करने और ईश्वर की बुद्धिमानी, सत्य और सुंदरता को दुनिया के सारे लोगों के सामने प्रकट करना है। अपने आदर्शों के प्रति ईमानदार रहे, निश्चित रूप से और पूरी तरह जान ले कि जो भी आपकी शांति, खुशी, संतुष्टि में योगदान देता है वह दुनिया के सभी लोगों के लिए वरदान होगा। अंश की खुशी संपूर्ण खुशी है, क्योंकि संपूर्ण अंश में और अंश संपूर्ण में है। अंश संपूर्ण, जैसा एक संत कहते हैं, सबसे प्रेम करें। सेहत, खुशी और मानसिक शांति के नियम ही प्रेम को संतुष्टिदायक बना सकते हैं। मानवीय संबंधों की लाभकारी बातें। आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है जिसे आपकी आदतन सोच उत्पन्न होती है, जिससे आप किसी दूसरे को भला सोचकर आप दरअसल खुद का भला सोच रहे हैं। नफरत या द्वेष का विचार मानसिक जहर है जो किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचे, क्योंकि ऐसा करना खुद का बुरा सोचना है। आप अपने ब्रह्मांड के इकलौते चिंतक और आपके विचार रचनात्मक हैं। आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है, इसलिए आप दूसरों के बारे में जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वह उसे आप खुद के अनुभव में ला रहे हैं। यही स्वर्णिम नियम का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरा आपके बारे में सोचे, उसी तरह से आप उनके बारे में सोचें। किसी दूसरे को धोखा देने या छल करने, अपने लिए कमी, नुकसान या सीमा उत्पन्न करना है। आपका अवचेतन मन आपकी आंतरिक प्रेरणाओं, विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखता है। जब ये नकारात्मक होते हैं तो आपको असंख्य तरीकों से नुकसान और सीमा को कष्ट होते हैं। दूसरों के साथ आप जो करते हैं वही आप खुद के साथ कर रहे हैं। आप जो भलाई करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वह कई गुना होकर कई तरीकों से आपके पास लौटती है। आप उस तरीके से जिम्मेदार हैं, आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं जिससे आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। याद रखें, दूसरे व्यक्ति आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके विचार वैसे ही फल देते हैं। आप अभी
आप अभी दूसरे के व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं? भावनात्मक रूप से परिपक्व बने, दूसरे लोगों को मतभिन्नता रखने की अनुमति दें। उन्हें आपके साथ असहमत होने का पूरा अधिकार है और आपको भी उनके साथ असहमत होने का पूरा स्वतंत्रता है, लेकिन बिना मतभेद के भी असहमत हो सकते हैं। जानवरों की तरह लोग भी डर और कंपन को भाग लेते हैं। उनके छिपे हुए विचार दरअसल आपकी आवाज़, चेहरे, भाव, देह भाषा द्वारा प्रकट होते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार के लिए सही है। आपके मौन विचार और भावनाएं की आंतरिक भाषा दूसरों की प्रतिक्रिया के अनुभव की जाती हैं। दूसरों के लिए वही काम न करें जो आप खुद के लिए करते हैं। ये सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों की कुंजी है। बॉस के प्रति निजी अवधारणा और राय बदल दें। महसूस करें और जानें कि वे सिनोनिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहे हैं और वे उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेंगे। दूसरा व्यक्ति आपको तब तक नहीं चिढ़ा सकता जब तक आप उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दें। आपका विचार रचनात्मक है। आप दूसरे व्यक्ति को वरदान दे सकते हैं। अगर कोई आपको अपमानजनक नाम से बुलाता है तो आप आपको जवाब देने की स्वतंत्रता है। ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भर जाए। प्रेम दूसरों के साथ तालमेल बिठाने का जवाब है। प्रेम, समझ, सद्भावना और इंसान में निहित दैवीय अंश के प्रति सम्मान है। उन लोगों के प्रति करुणा और समझ रखें जिनकी नकारात्मक कंडीशनिंग ने उन्हें मुश्किल और अप्रिय बना दिया है। दैवीय चिंगारी उनके भीतर भी है, क्योंकि यह सबके भीतर है। सबको समझना, सबको माफ करना है। दूसरों की सफलता, प्रमोशन और खुशकिस्मती पर खुश हों। ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर खींचेंगे। कभी भी किसी के भावनात्मक चोचलों या नाटक के सामने नहीं झुकें। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। पावपोष नहीं बने। सही बात पर अटल रहें। अपने आदर्श पर टिके रहें। यह नहीं भूलें कि जो मानसिक नजरिया आपको शांति, खुशी और सुख देता है वही शुभ, सही और सच है। जो आपको वरदान देता है वह आपको वरदान देता है, जो सबको वरदान देता है। आपको इस दुनिया में हर एक को सिर्फ प्रेम देना है। प्रेम का मतलब हर एक के लिए वही कामना करना जो आप खुद के लिए करते हैं। सेहत, खुशी और जीवन की सारी नियमताएं। धन्यवाद।